नमस्ते प्रशांत जी। जी नमस्ते। प्रशांत जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि बाई मानुस का ये मॉडल क्या है और आपने ये कब शुरू किया, क्यों शुरू किया और इसके अंदर आप क्या काम करते हैं मीडिया को लेके? धन्यवाद सबसे पहले मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं बाई मानुस के बारे में अपनी राय यहाँ रखूं। बेसिकली बाई मानुस यानी एक स्त्री और पुरुष, इसी शब्द से हमने पूरी बाई मानुस की संकल्पना को वो सामने रखते हुए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी कि एक 25-30 साल मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करने के बाद मैंने ये देखा कि समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों का आवाज मेन स्ट्रीम मीडिया में आ नहीं रहा है। हालांकि उनकी न्यूज़ बनती है, लेकिन उनकी न्यूज़ बनाने वाले कौन हैं और वो न्यूज़ बनाने के पीछे उनका परसेप्शन क्या है, इस पर पूरा ये सोच मीडिया की डिपेंड थी। तो वहीं से बाई मानुस का जन्म हुआ कि मेन स्ट्रीम में काम करने के बाद मेन स्ट्रीम में क्या आवाज़ नहीं आ रही है ढूंढने की कोशिश है बाई मानुस। मेन स्ट्रीम में ऑर्गेनिक जर्नलिज्म की शुरुआत करने की कोशिश है बाई मानुस, और पिछले 2-2.5 साल से बाई मानुस प्रोजेक्ट शुरू है। हालांकि महाराष्ट्र के कई सारे इलाके में, पिछड़े इलाके में जैसे नंदुरबार हो, गढ़चिरोली हो, कोंकण रीजन हो, मराठवाड़ा रीजन हो, विदर्भ रीजन हो, ये इलाके इसलिए चुने गए हैं क्योंकि वहाँ पर न्यूज़ तो काफ़ी है, वहाँ के प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम में उनकी प्रॉब्लम्स की जगह नहीं है। तो वही लोकेशन से हमने ऑर्गेनिक जर्नलिस्ट क्यों न तैयार करें, और वो भी महिलाएं। तो उस प्रकार से एक प्रयोग करने की कोशिश हमने 3 साल पहले शुरू की थी, और पूरा महाराष्ट्र घूमने के बाद हमने कुछ महिलाओं का चयन किया। उन महिलाओं को हमने हमारे तरीके से एक अलग जर्नलिज्म का सिलेबस डेवलप किया। वो जर्नलिज्म का सिलेबस उनके साथ शेयर किया, उनका ओरिएंटेशन किया, उनको इंडक्शन किया, और 1-1.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो अभी अपने अपने इलाके में जाकर अपनी स्टोरीज, अपने पॉडकास्ट, अपने लेख, अपनी न्यूज़, ये सब उनकी तरह से उनके हमें जो चाहिए था उस प्रकार से बाई मानुस के लिए योगदान दे रहे हैं। जी, ये मॉडल के तहत आप पिछले 2 साल और एक बहुत अच्छी एक पहल कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट धरित्री है। तो क्या आप प्रोजेक्ट धरित्री के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं और उसके अंदर आप क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और किस तरीके से ये जो आपने बोला कम्युनिटी की महिलाएं किस तरीके से इसमें जुड़ रही है? मैं सच बताऊं तो मैंने मीडिया में काफ़ी साल तक काम किया है, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा असर का, क्योंकि इतने साल काम करने के बावजूद भी जलवायु परिवर्तन जैसी चीज ये कोर सब्जेक्ट हो सकता है एज ए जर्नलिस्ट, ये इतने 25-30 साल में कभी मेरे जहन में आया ही नहीं। और 2 साल पहले हम असर के साथ जुड़ गए, और असर जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन पर काम करता है और खास प्रकार से जेंडर को लेकर जो असर की तरफ से जो काम होता है, वो हमने जब पहली बार देखा तो हमें लगा कि हमारे जो कम्युनिस्ट जर्नलिस्ट है और असर का जो क्लाइमेट एंड जेंडर की तरफ का जो काम है वो पैरेलल है, वो कहीं ना कहीं एक जगह पे मिलता है। क्योंकि असर का क्लाइमेट एंड जेंडर की लाइन थी कि समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को क्लाइमेट का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उन पर होता है, और हमारी रिपोर्टर्स भी सब उसी कैटेगरी की थी, उसी बिरादरी की थी। और इसलिए असर और बाई मानुस ने मिलकर ये प्रोजेक्ट धरित्री की शुरुआत की। तो हालांकि हम भी इस मामले में नए थे, और हमारे जितने भी महिलाएं रिपोर्टर्स थी वो भी उनको ये सब मालूम था कि बाबा बारिश लेट आ रही है, हमारी खेती के प्रॉब्लम्स है, उसके कारण हमें क्या क्या फेस करता है, लेकिन वो क्लाइमेट एंड जेंडर के अंडर आता है या इसको क्लाइमेट एंड जेंडर कहा जाता है, ये उन्हें हमें पता कराना था। तो फिर असर ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे सभी महिलाओं पत्रकारों के साथ ओरिएंटेशन किया, ट्रेनिंग सेशन लिया, कई बार ट्रेनिंग सेशन लिए हैं, और उस तरीके से उनको आसानी से उनके लैंग्वेज में किस तरीके से ये मेजर इशू उन लोग को जहन में आ सकता है, इस पर असर ने और बाई मानुस ने मिलकर काम किया, और उस काम का रिजल्ट हमने प्रोजेक्ट धरित्री के नाम से दिया है। और हमने प्रोजेक्ट धरित्री के अंडर
हमने ये पिछले 2 साल से ये बाई मानुस और असर की तरफ से ये प्रोजेक्ट धरित्री शुरू है। तो इसका मतलब ये है कि जितने कम्युनिटी जर्नलिस्ट आपने आपके ये बाई मानुस मॉडल में लाए हैं, काफी सारे महिलाएं उनमें से वो क्लाइमेट के ऊपर अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन से जुड़े उनके जो जीवन से जुड़े जो समस्या है उनके बारे में बात कर रहे हैं, वार्तांकन कर रहे हैं। तो क्या आप हमें कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं कि क्या स्टोरीज, क्या तरीके की स्टोरीज उन्होंने की है, और अगर उसका कोई इम्पैक्ट आपको दिख रहा है? जी जी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बाई मानुस के जितने भी 10-12 महिला पत्रकार हैं उनमें से काफी आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं और कुछ दलित कम्युनिटी से थे। जब हम आदिवासी कम्युनिटी की बात करते हैं तो जल, जमीन, जंगल ये उनका जीने का त्रिसूत्री प्रोग्राम है, और क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट एंड जेंडर यही 3 सूत्रों पर बेसिस है। तो हमारी आदिवासी महिला रिपोर्टर्स को जब प्रोजेक्ट धरित्री के अंदर काम करने को मिला है तो अभी तो ऐसी नौबत है कि वो बाकी की स्टोरी न करते हुए, क्योंकि ये उनके जीने मरने का सवाल है अभी ये, तो उसी में पूरी तरह से उन लोग घुस गए हैं। और मैं 2-3 स्टोरी का जिक्र करना चाहूंगा कि जैसे कि चंद्रपुर जो पोल्यूशन का महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला समझा जाता है और भारत में वो 3रे क्रमांक पर आता है। तो चंद्रपुर की हमारी आदिवासी समाज की एक रिपोर्टर है जो प्रोजेक्ट धरित्री के अंदर काम करके, वर्षा कोड़ापे करके। तो वर्षा कोड़ापे ने चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में शादी के बाद कुछ साल तक, 5 साल हुए, 10 साल हुए, उन्हें बच्चा नहीं हो रहा है। तो इसका एक छोटा सा सर्वे किया और सर्वे के अंतर्गत जो फैक्ट फाइंडिंग आई वो काफी शॉकिंग थी कि पोल्यूशन के कारण इनफर्टिलिटी पर किस तरीके से परिणाम होता है, और ऊपर से वो औरत है तो उसको बच्चा न होने की एक अलग से एक फैमिली के ये है, और सिविल सोसाइटीज की तरफ से, तो दोनों जगह से उसका जो चिंता है उस बेसिस पर हमने एक स्टोरी की थी। फिर उसमें हमने इसका, और हम सिर्फ स्टोरीज न करते हुए काफी एक्सपर्टाइज से इस पर बात की, डॉक्टरों से राय ली, और उस प्रकार से एक हमने चंद्रपुर के पोल्यूशन के कारण महिलाओं को किस तरीके से तकलीफ होती है वो एक स्टोरी हमने की। दूसरी स्टोरी हमने कोकण से की कि कोकण में समुद्र के पोल्यूशन के कारण कैसे मछलियां, क्योंकि समुद्र कोकण ये पूरा 90% जो बिजनेस है या लाइवलीहुड है वो फिशिंग से रिलेटेड है, और उस फिशिंग में 80-90% महिलाएं काम करती हैं। तो वो उस पोल्यूशन कारण कि किस तरीके से मछलियों का जैव विविधता ही खत्म हो रही है और उसका महिलाओं के लाइवलीहुड पर किस तरीके से परिणाम होता है वो हमने स्टोरी की है। तीसरी स्टोरी अभी हमने मराठवाड़ा में पैठण में जायकवाड़ी जो डैम है वहां पर 2.5 लाख पारंपरिक मछुआरे कम्युनिटी है तार समाज के, तो वहां पर एक सौर ऊर्जा प्रकल्प आने की केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, तो उसके कारण भी उनके लाइवलीहुड किस तरीके से रिस्क में आ गए। तो इस टाइप की स्टोरीज हम फिलहाल कर रहे हैं। प्रशांत जी, एक पूछना चाहते थे कि ये जो बहुत ही रियल एक्सपीरियंसेस जो महिलाएं जिसके बारे में लिख रहे हैं, क्या ये स्टोरीज या खबरें बाई मानुस के वेबसाइट पे आ रहे हैं या कहीं और भी छप के आ रहे हैं, और किस तरीके से लोगों तक वो पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र में और उसके बाहर भी? जी, हमारा तो शुरू तो प्रयास यही था कि इसको बाई मानुस के प्लेटफॉर्म पर ही पब्लिश करें, लेकिन धीरे धीरे इस तरीके से हुई कि बाई मानुस की ये स्टोरी की लोकप्रियता थोड़ी बढ़ने लगी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड हम लोग जिस तरीके से एफर्ट लेते हैं कि बाई मानुस की स्टोरी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के सामने आनी चाहिए, तो धीरे धीरे हमारे सामने कुछ बड़े मीडिया हाउसेस भी जुड़ गए हैं, जैसे बीबीसी की मीडिया हाउस है या फिर मोंगाबे जैसे बड़े मीडिया हाउस है या लोकसत्ता जैसे मीडिया हाउसेस है, वो सभी लोगों के साथ अभी बाई मानुस काम करता है। तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी हमने ये किया कि बाई मानुस अभी 2 साल से ही शुरू हुआ है, तो ये प्रोजेक्ट धरित्री के अंदर जो स्टोरी हमें लगती है कि ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाना चाहिए, तो हम उनके साथ वो टाई अप करते हैं और एक ही दिन वो स्टोरी
इधर वो बीबीसी और बाई मनुष्य में एक ही दिन पब्लिश हुई, या मूंगा बे और बाई मनुष्य में इस तरीके से। और अभी हमने उसका लैंग्वेज का बैरियर भी हट गया इसके कारण। हमारा पूरा काम मराठी लैंग्वेज में चलता था, लेकिन बिकॉज ऑफ मूंगा बे और बिकॉज ऑफ बीबीसी अभी हम हिंदी, इंग्लिश, इस लैंग्वेज में भी ये स्टोरी पब्लिश होती है, और उसका ट्रिमेंडस फीडबैक हमें मिल रहा है। तो एक ही समय पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अंग्रेजी में, मराठी में और हिंदी में बिल्कुल, और कई भाषाओं में ये स्टोरी बिल्कुल। जाने का पोटेंशियल चालू बिल्कुल हो गया। बिल्कुल, जैसे अगर बीबीसी ने हमारी एक आधी स्टोरी ले ली, तो बीबीसी भारत में 7 लैंग्वेज में काम करती है, उर्दू हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। तो वही स्टोरी हमारी 7 अलग अलग लैंग्वेज में पब्लिश होती है। मोंगा में वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ग्लोबली अभी हम डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं पूछना चाहती थी कि जिन महिलाओं के साथ आप काम कर रहे हैं, क्योंकि एक जलवायु परिवर्तन की जो खबरें हैं और जलवायु परिवर्तन का जो इम्पैक्ट है महिलाओं के ऊपर, वो समाज तक पहुंचाना, ये एक ऑब्जेक्टिव है। लेकिन दूसरा ये भी है कि वो महिलाओं को भी कुछ उस प्रोसेस में रियलाइजेशन हो, उनको भी पता चले, वो भी अपने कम्युनिटी के साथ, अपने समूह के साथ बैठ के इस बारे में चर्चा करें। तो क्या आपको लगता है महिलाओं का अनुभव कैसे रहा है जो ये प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं? उनको क्या लगता है, उनके क्या ख्याल आते हैं इसके ऊपर? देखिए, बाई मनुष्य के सभी मैंने जैसे बताया कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन्हें कॉज पता है कि ये जो है, लेकिन इस क्लाइमेट चेंज ये इशू के इसमें हमें सबसे बड़ी दिक्कत है, लैंग्वेज की दिक्कत आती है। ओके, और हमारा ये प्रयास हमेशा रहता है कि सिर्फ स्टोरी पब्लिश होने तक हम नहीं वहां पर रुकते हैं। स्टोरी पब्लिश होने के बाद हमारी ये कोशिश रहती है कि उस महिला रिपोर्टर्स ने वहां के बचत गट योजना की महिला हो, वहां की ग्राम पंचायत हो, वहां पर कॉर्नर मीटिंग में जाकर ये स्टोरी का रीड करे, उस पर सामने वाले के विचार विनिमय क्या मिले, चाहे तो छोटे छोटे गूगल फॉर्म सर्कुलेट करके उस पर वो करे। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें उनकी ट्रेनिंग और बढ़ानी बहुत जरूरी है, ताकि, और दूसरी बात है कि उन्हें उन्हीं के लैंग्वेज के अगर शब्दकोश तैयार किया जाए तो बहुत आसानी होगी उन्हें समझने में भी, लिखने में भी और प्रेजेंट करने में भी। तो सबसे बड़ी दिक्कत लैंग्वेज की आ रही है फिलहाल। ये पूछना चाहूंगी कि आपका ये जो मॉडल है ये बहुत इंस्पायरिंग है, ना सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि काफी लोग और काफी संस्थाएं जो सिविल सोसाइटी में है, एनजीओज है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस है या लोग हैं जो जुड़े हैं ये मुद्दे के साथ, जलवायु परिवर्तन के। और महिलाओं का मुद्दा जो है, जैसे आपने कहा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। तो कोई भी संस्था अगर जलवायु परिवर्तन या उससे जुड़े हुए सोशल इश्यूज के ऊपर काम कर रही है, तो आपका ये जो मॉडल है कि उन्हीं की कहानी उन्हीं की जुबानी वो बता रहे हैं, तो अगर उनको ये मॉडल रेप्लिकेट करना है या उनकी महिलाओं को सशक्त करना है अपनी कहानियां खुद बताने के लिए और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना है, तो क्या आप कुछ एडवाइस दे सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी पिछले 2 साल से जब बाई मनुष्य प्रोजेक्ट धरित्री के अंडर काम कर रहे हैं, तो और हम असर के साथ भी जुड़े हैं, तो बिकॉज ऑफ असर हमने भारत भर से इस जलवायु परिवर्तन में कितनी सिविल सोसाइटीज काम करे, अभी हम नजदीक से देख रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर पिछले 8-10 साल से देखा जाए तो अभी मेन स्ट्रीम मीडिया, अल्टरनेट मीडिया ऐसा कुछ रहा नहीं है। बेसिकली सिटीजन जर्नलिज्म एक बहुत बड़े तादाद में अभी आगे आ रहा है, और कई सारे जगह पर मॉडल है। तो हमारे जहन में एक मीडिया के प्रति एक परसेप्शन है कि भाई गोरी दिखने वाली एंकर आती है, या प्रमाण भाषा में ही, अब वो रहा नहीं है, क्योंकि सबके पास 1.5 GB का डेटा है, सबके हाथ में मोबाइल है, और उन्हें अपने जीने मरने के सब वो सॉल्यूशंस या प्रश्न पता है। तो मेरा ये कहना है कि भारत के हर राज्यों में या हर डिस्ट्रिक्ट में अगर सिविल सोसाइटीज इस तरीके का, भले छोटे से शुरुआत करे, लेकिन इस तरीके का अगर मॉडल उन लोग करते हैं, तो हमें किसी मीडिया पर डिपेंड होने की गरज नहीं है। हम हमारा खुद का यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, हम हमारी खुद की वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। और बाई मनुष्य ने जो जर्नलिज्म की डेफिनेशन चेंज करते हुए जो एक अलग एक सिलेबस तैयार किया, वो बहुत ही सिंपल तरीके से है,
और वो समाज के पिछड़े वर्ग या समाज के आखिरी बंदे तक समझ जाए, इस तरीके का सिलेबस है। तो हम ये चाहते हैं कि भारत भर हम बाई मनुष्य के जरिए या बाई मनुष्य के जो सिलेबस की मदद से, या हम ही हमारी जो बाई मनुष्य की महिलाएं रिपोर्टर है, देखो ओडिशा की आदिवासी महिला और गढ़चिरोली की आदिवासी महिला के सब प्रॉब्लम सेम ही है, ठीक है ना। तो यहाँ की जब महिला अगर ओडिशा की या झारखंड की महिलाओं के साथ बात करेगी उनके आपस में, उनके लैंग्वेज में, और वो उसे अगर सिखाएगी कि भाई मोबाइल इस तरीके से पकड़ते, इस तरीके से ये शूट करते, तो मुझे लगता है कि ये रॉकेट साइंस है, बहुत आसानी से हमें इम्पैक्ट मिलेगा। और ये कोशिश रहेगी कि कई जगह से अगर ये फ्लो होता है तो क्लाइमेट एंड जेंडर जैसे अहम मुद्दों को हम अच्छे तरीके से न्याय दे सके। और इसके बारे में अगर किसी को आपके साथ चर्चा करनी है या कुछ भी एक साथ करना है तो क्या वो बाई मानुस की वेबसाइट के ऊपर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बाई मानुस की वेबसाइट में हमारे पूरे डिटेल्स हैं, हमारे ऑफिस एड्रेस, लोकेशंस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। बाई मानुस की यूट्यूब चैनल पर है। बाई मानुस की वेबसाइट अभी 4 लाख लोगों तक जाती है, और हमें लगता है कि अगर हम सिविल सोसाइटी के साथ अगर काम करें तो बाई मानुस की वेबसाइट अभी इंग्लिश में भी है, हम हिंदी में भी आगे जाकर, तो लैंग्वेज इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर एक कोलैबोरेटिवली काम अगर होता है तो बाई मानुस के प्लेटफॉर्म पर और कई सारी स्टोरीज भी हमें देखने को मिल सकती है। वैसे हमारा ऑफिस छत्रपति संभाजी नगर में है और उसके पूरे डिटेल्स बाई मानुस पर डिपेंड। और हमें ये लगता है बेसिकली कि हमें एक रोल मॉडल चाहिए रहते हैं, तो हम बाई मानुस के रोल मॉडल हमारे महिला पत्रकार है, हमारे एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि पिछले 2 साल से हम लगातार लाडली अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित जर्नलिज्म का अवार्ड माना जाता है, वो पिछले 2 साल से हम जीत रहे हैं। हमारे पिछले साल नंदुरबार की आदिवासी महिला पत्रकार सुमित्रा वसावे को अवार्ड मिला था। इस बार जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जिस चंद्रपुर स्टोरी का जिक्र किया था, वर्षा कोड़े का, उनको ये अवार्ड मिल रहा है। तो अभी हमें सोचना चाहिए कि लाडली अवार्ड हो या गोयंका अवार्ड हो या रेड इंक अवार्ड हो, ये जो जर्नलिज्म के बड़े बड़े अवार्ड है, उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ अभी बाई मानुस के जैसे प्रयोगात्मक रिपोर्टर जो है वो भी उनके साथ खड़े रह रहे। तो इसको अगर हम आगे बढ़ाए कि छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, जैसे जैसे जहां पर असर का नेटवर्क है, तो वहीं पर अगर ये मॉडल हम सक्सेसफुली करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मिलेगा। हमको ज्यादा अपना कॉज जो है, हम लोग जो उतरे हैं इस सोसाइटी में, उसको पूरा न्याय मिलेगा। बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है ये ना कि सिर्फ इंस्पिरेशन है, बल्कि काफी लोगों को इससे बहुत सीख मिलेगी कि कैसे वो आगे इस चीज के साथ बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए।